आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। आज 1 मई है, 1 मई 2023 अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस। इस अवसर पर मैं विश्व के सभी मजदूरों को, कामगारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और बधाई देता भी हूँ। आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के जज्बे एवं हिम्मत की बदौलत ही पूरा विश्व यहाँ तक आया है। बहुत सी उपलब्धियाँ अनेकों क्षेत्रों में हम लोगों ने हासिल की है, लेकिन इस अवसर पर कुछ बातें भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि मजदूरों का जो मूवमेंट है, मजदूरों की जो आंदोलन है, मजदूर आंदोलन, तो वो कारवां जो है आज किस स्थिति में है और किस स्थिति में होना चाहिए था, इस सब के बारे में कुछ अपने विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि मजदूर जो आंदोलन है वो भारत के नज़रिए से अपन देखेंगे कि अपने देश में मजदूरों की क्या स्थिति है। मजदूरों का आंदोलन यानी मजदूरों की स्थिति, उनके परिस्थिति में, उनके जीवन जीने के तरीके में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। पहले हमने देखना चाहिए कि स्वतंत्र पूर्व भारत में जब भारत गुलाम था, उस स्थिति में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने 1935 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष का जो पार्टी बनाई और मजदूरों के हितों के लिए उन्होंने लड़ी। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर भारत का संविधान लिखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। तो वहाँ हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे अधिकार, बहुत से जो व्यक्ति के, मजदूर को जीने के लिए जो परिस्थिति होनी चाहिए, जैसे उनके काम करने का समय हो, जो आप सब लोग जानते हैं कि 12 से 8 हुआ है, 8 घंटे अभी काम करते हैं मजदूर। हालांकि बहुत सी जगह अभी भी प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर भी हो, उसमें 8 घंटे से ज़्यादा काम करते होंगे, पर लेकिन कानूनन 12 घंटे से अभी 8 घंटे काम करने का जो नियम है वो है। और सामाजिक सुरक्षा के लिए महिलाओं को समान काम का समान वेतन हो, उनके चाइल्ड केयर लीव हो, सभी इस प्रकार के अभी मैं यहाँ पे गिनाना नहीं चाहूँगा, लेकिन संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया। उसके बाद रोजगार मिले, इसके भी प्रावधान हमारे भारत के संविधान में है। तो क्या इसको इस तरीके से मजदूर लोगों का आंदोलन, हमारा जो मूवमेंट है, तो उसको इससे कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, यह आज का सोचने का विषय है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1947 से अभी तक जो मजदूर आंदोलन है वो कुछ विशिष्ट संप्रदाय यानी जो विचारधारा है, जैसे लेफ्ट हो गया, मार्क्सिस्ट हो गए, है ना, समाजवादी हो गए, भांडवलशाही वाले हो गए, तो ये अलग अलग प्रकार के जो विचारधारा है। तो ये लोगों ने क्या किया कि मजदूर भी इन विचारधाराओं में बढ़ गए, यानी मजदूरों का भी क्या हो गया, उनको भी उनकी जो एकता है तो उसमें फूट पड़ गई, वो अलग अलग हो गए, अलग अलग विचारधाराओं में वो लोग भी अलग अलग हो गए। और इन लोगों ने क्या कर दिया कि जो नेता है, मजदूरों के नेता, हमारे नेता हम बोलेंगे, तो इन लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या हो गया कि आपस में ही लड़ते गए, विचारधाराओं की लड़ाई बना दी। बाबा साहब ने जो संविधान में अपने को दिया
उसमें सभी प्रकार के सभी लोगों के लिए, सभी मजदूरों को और देश के सभी प्रकार के जो नागरिक है सबको सुविधाएं प्रदान की गई। हमारा सबसे बड़ा जो मूवमेंट है वो गलत दिशा में चला गया। हमारे मूवमेंट किस दिशा में होना चाहिए थी? हमें सब कुछ मिला, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें जो मिला है उसका रक्षण करना, उसको कायम रखना। उसमें किसी कोई भी सरकार हो या कोई भी विचारधारा के लोग हो, उसमें कमी ना कर सके, ये हमारे मूवमेंट का सबसे बड़ा मजबूत उद्देश्य होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि भारत को ये बनाना है, लेफ्टिज्म बनाना है, भारत को कम्युनिज्म बनाना है ना। इस तरह भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था चाहिए। अलग अलग प्रकार से लोगों ने क्या किया कि संविधान की उपेक्षा करना शुरू की। तो इससे क्या हो गया? संविधान में जो दिया है, जो सभी लोग मानते हैं, सभी भारत के ही विद्वान नहीं लेकिन भारत के बाहर के भी जो विद्वान है, चाहे वो मजदूर क्षेत्र के हो या आर्थिक क्षेत्र के, समाजवादी हो या लोकशाही हो, सभी विद्वान लोगों को ये पता है, वो मानते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। तो जो सरकारें बनी, उन्होंने क्या किया कि संविधान में दिए हुए प्रावधानों को, उनकी क्षमताओं को, उनके असरों को, असर यानी उनमें जो प्रावधान होते हैं उनके अमल बजावनी करने के बाद में जो परिणाम हमको दिखते हैं, उन सबको कम करने के लिए उन लोगों ने काम किया। और हम क्या करते रहे? हम सिर्फ आपस में लड़ते रहे कि जैसे मैंने पूर्व में बताया। तो हमसे क्या क्या छीन गया? हमारे जो सरकारी जो उद्योग है वो अभी प्राइवेट हो गए, और सामाजिक जो सुरक्षितता है, पेंशन हो गई, उसमें फिर हमारे सेवानिवृत्ति के बाद में मिलने वाले जो कुछ भी सुविधा है उसमें कमियां लाई गई है ना। और काम करने का जो तरीका है, जो कुछ भी समय के नियम है, जो भारत के संविधान में बाबा साहब ने जो मजदूर के लिए कायदे बनाए थे, कानून बनाए थे, उनको कमजोर किया गया। तो अभी हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हमें देखा ना, मैंने जो आपको समझाया कि हमारा मूवमेंट ही गलत दिशा में चल रहा है। कि हमने अगर संविधान में दिए गए प्रावधानों के रक्षा के लिए अभी तक हमने काम किया होता तो भारत में आज खुशहाली होती, है ना। अभी समस्या दो तरह की है। पहले तो हमें जो हमारा मूवमेंट था वो हमको संविधान की रक्षा, संविधान में दिए हुए प्रावधानों को कायम रखने के लिए जागरूक रहकर संघर्ष करने की भूमिका रखनी चाहिए थी। अभी हमारी जवाबदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें अभी दो तरह के समस्याओं को देखना है। कौन सी वो दो समस्याएं हैं? पहले तो ये हो गया कि सरकार से संघर्ष जो करते हैं, तो वो संघर्ष पहले जो करना चाहिए था संविधान के रक्षा के लिए करना चाहिए था। सरकार से संघर्ष करके कोई फायदा नहीं है। सरकार कहाँ से बनती है? सरकार जनता के अंदर से बनती है, जनता से बनती है। सरकार कोई आसमान से टपकती नहीं है। सरकार बनती है जनता से, समाज से। तो समाज में हम लोगों ने क्या कर दिया है, अलग अलग विचारों को फैला के समाज का भी बंटवारा कर दिया है। तो जिस तरह का विचारों का समाज होगा उससे ही सरकारें बनती है और वो अपने विचारों को सरकार के द्वारा अमल बजावनी की जाती है। तो अभी हमें हमारा जो समाज जो अलग अलग विचारधाराओं में बटा है उसको क्या करना है, क्या बनाना पड़ेगा अपने को? उसको संवैधानिक विचारों का बनाना पड़ेगा। और अभी सरकार जो है उसमें उसको हमने संघर्ष करना चाहिए
कि जो प्रावधान है अभी भी जो संविधान में लागू है उनको रिस्टोर किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए और किसी भी प्रकार की किसी को भी संविधान में कमियां लाने की इजाजत ना दी जाए। यह दो तरीके संघर्ष अपने को करना है। क्या है? पहला तो ये है कि समाज का प्रशिक्षण, जो संवैधानिक तत्वों के आधार पर, संवैधानिक विचारों के आधार पर समाज का प्रशिक्षण हो, संवैधानिक तत्वों को मानने वाला समाज बने। और दूसरा संघर्ष ये है कि सरकार के द्वारा जो कुछ भी कमियां हमारे संविधान में लाई जा रही है उसके ऊपर रोक लगाई जाए और जो कमियां लाई गई है उसको जो हमारे प्रावधान खत्म किए गए हैं उनको फिर से लागू करने के लिए संघर्ष है। ये दो तरह का हमें संघर्ष करना है। तो इसमें भी हमें दिखता है कि जो वही मैंने पूर्व में बताया कि विचारधाराओं का जो बंटवारा है, हमारा विचारधारा से हमें जो बंटवारा आया है और उसकी भी अंदर डीप में देखा जाए तो क्या दिखता है हमें दिखता है सांप्रदायिकता, धर्म और जाति में बटे हुए कामगार, वो एक नहीं हो सकते क्योंकि कास्ट इज एंटी नेशनल। जाति यह क्या है, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे मजदूरों में एकता नहीं आ सकती। तो मैं अभी फिलहाल तो इन सभी चीज़ों में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि हमें हमारे जीवन जीने का जो कुछ भी तरीका है उसमें संवैधानिक तत्वों को महत्व देना ही पड़ेगा, तब जाके हमें उज्जवल भविष्य की तरफ हम बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। दूसरी एक बात यह है कि लोग बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अभी तक जो बोला हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तो दूसरी और एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना वो देश अपना विकास कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन ये गलत धारणा है। देखिए, साधन संपत्ति जो है, जो नैसर्गिक है, उसको लिमिटेशन है और वो कुछ ही अनुपात में जनसंख्या को संभाल सकता है। और उससे भी आगे अगर जनसंख्या बढ़ती है, ये उदाहरण ले लीजिए कि 100 रोटियां है तो 100 रोटियां हम 100 लोगों को दे सकते हैं। 50 लोग हैं हमारे देश में रहते होंगे तो एक को 2 मिलेगी, है कि नहीं? और 100 हो गए तो एक को 1 मिलेंगी। लेकिन बढ़ते ही जाएंगे जनसंख्या, तो जो हमारे जो सोर्सेस है, नैसर्गिक साधन संपत्ति है, जो मर्यादित है, लिमिटेशन है उसको, तो कितना बांटेंगे, कितना दोहन करेंगे, कितना उस पर प्रेशर लाएंगे। तो हमें यह भी सोचना है कि जनसंख्या जितनी कम होती जाए उतना अच्छा। अभी मुझे रिसेंटली पढ़ने में आया कि अभी हम विश्व के सबसे बड़े यानी सबसे पहला क्रमांक के फर्स्ट क्रमांक हमारा हो गया है आबादी में। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या कम हो, जिससे नैसर्गिक साधन संपत्ति पे बढ़ने वाला जो बोझ है वो कम हो, जिससे बहुत यानी सभी को उसमें अधिकार मिले, उसमें बराबरी का हिस्सा मिले। तो यह भी हमें देखना है। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी सभी को रोजगार मिले, सुख समृद्धि का जीवन मिले और सभी को जीवन जीने का जो अधिकार हमारे संविधान में है उसकी अमलबजावनी करने के लिए व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। तो व्यवस्था कब होगी? जब हमारी जो जनसंख्या है वो कम होगी, लिमिट में होगी, तब हम उनको पर्याप्त मात्रा में आरोग्य हो गया, रोजगारों के साधन हो गए, प्रशिक्षण हो गए, सब कुछ दे सकते। और प्रशिक्षित करके जनसंख्या को हम बाहर यानी जो बाकी के देश है जहाँ पे कुशल कारीगरों की जरूरत है, वहाँ पे भी हम हमारे नागरिकों को हमारे देश के
प्रशिक्षित नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो संक्षिप्त में बता जाए, फिर से अगर ये जो बातें दोहराई जाए तो क्या दिखता है, हमारा संघर्ष गलत दिशा में गया। सभी विचारधाराओं से ऊपर हमारा संविधान है जिसने हमको बहुत कुछ दिया है। तो संवैधानिक विचारधारा जो हमें हमारे देश में मजबूत करनी चाहिए। हमारा संघर्ष भलाई गलत दिशा में गया, हमने संविधान की उपेक्षा की, इसके कारण जो सरकारें बनी उन्होंने संविधान को कमजोर किया है। तो हमें हमारे संविधान की रक्षा के लिए, उनमें दिए गए प्रावधानों की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा संघर्ष ये है कि हमारे समाज को संवैधानिक विचारधारा वाला बनाना पड़ेगा। इसके लिए ये दोनों चीजें हासिल करने के लिए हमें हमारे मतभेदों को भुलाकर बाजू में रखकर संवैधानिक विचार अपनाना पड़ेगा, है ना। संवैधानिक विचार अपनाएंगे तभी हम अपने वर्तमान में और भविष्य में अच्छी तरह से जी सकेंगे और हमारा जो भविष्य का जो नागरिक होंगे हमारे देश के, तो वो हमारे ऊपर गर्व करेंगे। तो हमें समाज का प्रबोधन करके, समाज से ही सरकारें बनती है। सरकार कोई आसमान से आती नहीं, तो सरकार जो बनती है वो समाज से बनती है। वो संवैधानिक विचारधारा अगर समाज में रहेंगी तो ही संवैधानिक सरकार बनेगी और वो संविधान को कमजोर करने के बजाय उसको और मजबूत कैसे किया जा सकता है उसकी तरफ ध्यान देगी। तो मैं फिर से एक बार सभी हमारे मजदूर लोगों को, मैं भी भारतीय रेलवे में कर्मचारी हूँ तो मैं भी मजदूर ही हूँ, तो मैं अपने खुद को और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बार बार सुने और उसमें दिए गए मुद्दों को, उसके ऊपर सोच विचार करें और सबको इसके बारे में जागरूक करें। आपने मुझे सुना, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे मेरे विचार समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।